विश्व के लोग कहते थे कि भारत पोलियो से ग्रस्त है, ये कभी पोलियो मुक्त हो ही नहीं सकता। लेकिन जब एक एक व्यक्ति को पोलियो की डोज पूरे भारत में दी गई, लगातार दी गई, मुक्त हुआ ना, तो वही हमारे महापुरुषों की विचारों की डोज हमें एक एक व्यक्ति को हमें देनी होगी। बचा पा रहे हैं? नहीं बचा पा रहे ना। लाखों लोग मिलकर भी उन अधिकारों को नहीं बचा पा रहे हैं। इसका मतलब हम अपने महापुरुषों की नालायक औलादे। महापुरुषों ने हमें कुछ भी ना सोचे तो हम अपने महापुरुषों, हमारे महापुरुष जो कह करके गए हैं, उन्होंने जो बातें हमारे सामने रखी है, एक एक बात केवल उनको भी फॉलो करते चले जाए तो भी हम जो है इस समस्या से निजात पाएंगे। हमारी असली पहचान क्या है? हमारी असली पहचान हमारा असली समाज, हमारा मूल निवासी समाज है। तब जाकर के भारत के 85% जो लोग हैं वो एकजुट हो पाएंगे, और 85% लोग अगर एकजुट हो जाते हैं तो एक फूंक भी मारेंगे तो दुश्मन उठ जाएगा। साथ ही जो हमारे महापुरुष है, तथागत बुद्ध से लेकर के रामास्वामी पेरियार जी से लेकर के बाबा साहब तक, काशीराम साहब तक, मैं सभी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, हमारे बीच में आज बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आज माननीय वीएल मातंग साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ जी आए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें माननीय मातंग साहब का मार्गदर्शन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मातंग साहब को सुनना है, क्योंकि आज जैसी परिस्थितियां है पूरे देश में, बामसेफ की आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अपने लोगों को आज की परिस्थिति से बचाने के लिए। तो उस संबंध में माननीय मातंग साहब पूरे देश में घूम घूम करके आज भी लगे हुए, 40 साल हो गए साहब को लगे हुए। अभी भी साहब जो है एक हफ्ता बंगाल रह करके आए, बंगाल के बाद फिर बिहार का दौरा, बिहार के बाद फिर यूपी के कुछ ज़िले, फिर जो अभी दिल्ली में है एक हफ्ता से, और अभी जो है यूपी में फिर से जो है आज ये प्रोग्राम है। तो साथियों, मैं ये समझता हूँ अभी जैसी परिस्थितियाँ है, बामसेफ और जो हमारे मूल निवासी लोग हैं उनको आज बहुत ही तेज़ी से काम करना होगा, क्योंकि अभी जो परिस्थिति आने वाली है, दुश्मन बड़ा मजबूत हो गया है। दुश्मन रात दिन काम कर रहा है। अपनी जो मनुस्मृति बेस्ड जो शासन व्यवस्था लाने के लिए, और मनुस्मृति बेस्ड जो व्यवस्था है, साथियों आप सभी लोग जानते हैं वो व्यवस्था क्या है। वो हमारे विरोध में है, हमें दबाने में है, हमारी शिक्षा छीनने में है, हमारा धन छीनने में है, समानता छीनने में है, हमारा सब कुछ छीनने में की वो व्यवस्था है। अगर वो व्यवस्था लागू हो गई तो साथियों बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अगर उस व्यवस्था को महसूस करना चाहते हो कि वो व्यवस्था कैसी होगी, तो साथियों मैं आपको एक छोटा सा काम बोलता हूँ, उसके बाद आपको महसूस हो जाएगा कि वो व्यवस्था कैसी होगी, कैसा फील होगा। और हमारे महापुरुषों ने हमारे जो पिछली पीढ़ियाँ थी, उन्होंने जो जीवन जिया, तो उन्हें क्या फील होता होगा। साथियों, कभी जो है अभी आप लोग सब लोग सम्मान का जीवन जी रहे हैं, अच्छे अच्छे घर है, अच्छे अच्छे मकान है, लेकिन हमारे जो महापुरुष, हमारे जो पूर्वज थे, उन लोगों ने कैसा फील किया होगा। अगर वो फील करना है तो साथियों एक हांडी लेना और एक झाड़ू लेना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, एक हांडी लेना, उसे गले में टांगना और पीछे झाड़ू बांध के, ज़्यादा नहीं, इस जो एरिया है इसमें घूमना एक बार,
आपको फील हो जाएगा कि हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने क्या फील किया होगा। और भविष्य में अगर ये व्यवस्था लागू होती है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, तो उस वक्त क्या हालात होने वाले हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ किस तरीके से फील करेगी। अगर आप उसको फील करना चाहते तो एक बार ये काम कर लेना। आपको जो आंदोलन चल रहा है पूरे भारत में, इसकी क्या महत्व है, मातंग साहब क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। केवल इतना काम करना है। साथियों, बाबा साहब ने एक बार कहा था, क्योंकि आज जो व्यवस्था है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की व्यवस्था है और जल्दी जल्दी वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। अभी खबरें आई थी कि कुंभ में उन्होंने जो है मनुस्मृति बेस जो है अपना संविधान बना लिया है, ऐसी खबरें आई थी। तो साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि भी जो अगर ये हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनता है उस दिन ये भारत और भारत के लोगों के लिए बहुत ही बुरा दिन होगा, बहुत ही सत्यानाशी दिन होगा। ये बनना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी बाबा साहब ने उस वक्त कही थी आप लोगों को संकेत देने के लिए, क्योंकि बाबा साहब के समय में भी ये प्रयास हो रहे थे कि संविधान की बजाय जो है भारत में जो मनुस्मृति लागू हो। तो बाबा साहब के सामने बहुत पहले से ये परिस्थितियां थी कि ऐसी परिस्थितियां भविष्य में आ सकती है। इसलिए बाबा साहब ने उस वक्त ये बात कह करके आप लोगों को चेताया था, भारत के मूल निवासियों को चेताया था कि इस तरह की चीज़ें भविष्य में हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना है और इस मिशन के लिए लगातार काम करते रहना है। लेकिन साथियों, इतने समय बीतने के बाद भी, संविधान में सारी व्यवस्था करने के बाद भी क्या हाल है पूरे समाज का, पूरे देश में घूम करके देख लीजिए। समानता प्रस्तापित भारत में नहीं हो पाई है। क्या न्याय मिलना सबको मिलने लगा है, समानता से मिल रहा है न्याय? नहीं मिल रहा है। बहुत बुरे हालात है। ये व्यवस्था उन लोगों ने कब्जा कर ली है हमारी नाकामी की वजह से, हमारे नेताओं की नाकामी की वजह से, जिन्होंने लिखा ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इनको लगातार पीटते रहो, लगातार छिताई करते रहो, लगातार इनका मनोबल तोड़ते रहो, लगातार इनको समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे, बंधुता से दूर रखो, न्याय से दूर रखो। वो लोग आज सत्ता पर काबिज है, और काबिज ही नहीं है, वो लोग इतने मजबूत हो गए कि हमारे हर संगठन जो है भारत में, जो लाखों संगठन चल रहे हैं, एक भी ऐसा संगठन नहीं है जो आप लोगों को थोड़ी सी भी उनके जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उससे थोड़ा सा भी 1% भी, 1% क्या, 0.0001% भी आप लोगों को जो है न्याय दिला सके। क्या है कोई ऐसा संगठन? नहीं है ऐसा संगठन, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों ने पूरी तरीके से अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इसलिए उन लोगों की व्यवस्था को लड़ने के लिए, उन लोगों को हराने के लिए हमारे एक एक व्यक्ति को, भारत के जो मूल निवासी है उनको अपने एक राष्ट्रीय संगठन से जुड़ना होगा, जो संगठन रात दिन वैचारिक क्रांति चला रहा है, पूरे भारत में लंबे समय से काम कर रहा है और निस्वार्थ काम कर रहा है, जिसमें लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ करके आए हैं, जीवन तबाह कर लिया है, 40-40 साल से लोग लगे हुए हैं, निस्वार्थ लगे हुए हैं। ऐसे संगठन बाम सेप से हर एक व्यक्ति को जुड़ना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संगठित होना है, संगठन नहीं बनाना है। बाबा साहब कह के गए थे संगठित होना है, और यहां पर जो है दुनिया भर के संगठन, 1 लाख संगठन हो, कोई जाति का संगठन, कोई क्षेत्र का संगठन, कोई किसी का संगठन। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने महापुरुषों की बात नहीं मान रहे हैं। हमारे गुरुओं ने कहा था वेद भी झूठा, ब्रह्म भी झूठा, ब्राह्मण भी झूठा, कही थी ना हमारे गुरुओं ने। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे घरों में क्या हो रहा है? अभी यहाँ पर जो महिलाएं बार बार चर्चा होती है,
क्यों हमारी महिलाएं जो है मंदिरों की तरफ दौड़ रही है, क्यों हमारी महिलाएं पाखंड की तरफ दौड़ रही है, क्यों दौड़ रही है? क्योंकि उसका एक ही रीजन है कि हम अपनी महिलाओं को अपनी जो वैचारिक क्रांति है, अपना जो वैचारिक आंदोलन उससे नहीं जोड़ते हैं। और वो जुड़ेगी तब जब हमारी जो मीटिंगें होती है, हमारी जो सभाएं होती है, वैचारिक विचार विमर्श होता है, जब हम उनको लेकर के आएंगे तब जाके उनको लगेगा कि हाँ देश में चल क्या रहा है और हमें किस तरफ जाना है। अब हम ना अपने विचारों को उन तक नहीं दे रहे हैं, उनको नहीं पहुंचा रहे, उनके दिमाग में नहीं डाल रहे हैं, और वो लोग तेजी से, दुश्मन जो बड़ी तेजी से काम कर रहा है, वो अपने विचारों को हमारी महिलाओं के दिमाग में डाले जा रहे हैं। यही रीजन है कि हमारी महिलाएं जो है 99% जो है उस व्यवस्था की तरफ दौड़ रही है। इसके बावजूद भी जबकि उन्होंने महिलाओं को भी गुलाम बना के रखा, ढोल गवार पशु शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी, वो कह रहे हैं सरे, हम कह रहे हैं उसको हटाने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी महिलाएं उधर जा रही है। रीजन ये है, हमारे लोग जो है अपनी महिलाओं को नहीं समझा रहे, मूवमेंट में नहीं ला रहे हैं, मूवमेंट से नहीं जोड़ रहे हैं साथियों। तो साथियों मेरा आपसे पहला तो निवेदन ये है, रिक्वेस्ट ये है, एक तो अपना जो संगठन जो है वामसेफ, भारत में अगर कोई क्रांति कर सकता है, करवा सकता है, तो वामसेफ ही ऐसा संगठन है। उसके अलावा कोई भी ऐसा संगठन नजर नहीं आ रहा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है जन जागरण का अभियान चलाए हुए हैं, महापुरुषों की वैचारिक क्रांति का अभियान चलाए हुए हैं। तो एक तो आपको ये काम करना है कि हर एक आदमी, क्योंकि बड़े बुरे हालात होने वाले हैं, हर एक आदमी को अपने संपर्क के जो लोग मूल निवासी लोग हैं उन लोगों से बात करनी होगी, उन लोगों से वैचारिक डिस्कशन करना होगा और उन लोगों को वामसेफ से जोड़ना होगा। दूसरा, हमारी जो महिलाएं जो हैं, हमारी आबादी का 50% महिलाएं, ये तो सहमत है आप, हमारी जो पुरुषों की आबादी है 50% महिलाएं हैं। तो उन 50% महिलाएं भी अगर आंदोलन से जुड़ती है और अपने वैचारिक मूवमेंट में आती है, अगर आज आई होती, तो मैं समझता हूँ शायद 50 के आसपास हमारी संख्या है, तो वो संख्या 100 होती ना। तो हमें बहुत सावधानी से काम करना, अपने एक एक आदमी को, अपने एक एक सदस्य को, मूल निवासी सदस्य को हमें अपने विचारों से जोड़ना है। क्योंकि साथियों ये बीमारी है देश में, जो अभी दुश्मन जो वैचारिक वोट कर रहे हैं, पाखंडवाद चला रहे हो, देश की बीमारी है। और उस बीमारी का इलाज केवल एक ही है, हमारे महापुरुषों की विचार। आपने सुना होगा ना पोलियो, विश्व के लोग कहते थे कि भारत पोलियो से ग्रस्त है, ये कभी पोलियो मुक्त हो ही नहीं सकता। लेकिन जब एक एक व्यक्ति को पोलियो की डोज पूरे भारत में दी गई, लगातार दी गई, मुक्त हुआ ना, तो वही हमारे महापुरुषों की विचारों की डोज हमें एक एक व्यक्ति को हमें देनी होगी, और वो हमारी जिम्मेदारी है। पूरे देश में आप ईमानदारी से बताइए, बाबा साहब के समय जो अधिकार थे, क्या वो अधिकार आज हमारे पास है? बचा पाए हम? बाबा साहब अकेले थे, पेरियार साहब अकेले थे, महात्मा फुले जी अकेले थे, उन्होंने अकेले होकर के इतना बड़ा आंदोलन किए, अधिकार लागू करवाए। आज लाखों की संख्या में हमारे समाज में वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बड़े बड़े अधिकारी है, IAS ऑफिसर है, ताकतवर लोग बैठे हैं, पैसा है, बुद्धि है, हुनर है, सब कुछ है। क्या आज हम लोग उन अधिकारों को बचा पा रहे हैं? नहीं बचा पा रहे ना। लाखों लोग मिलकर भी उन अधिकारों को नहीं बचा पा रहे हैं। इसका मतलब हम अपने महापुरुषों की नालायक औलादे हैं, इसका मतलब ये है। यही हुआ ना? किसी को बुरा तो नहीं लगा? अगर हम अपने अधिकारों को बचा नहीं पा रहे हैं लाखों लोग होने के बावजूद भी, इसका मतलब हम अपने महापुरुषों की नालायक औलादे हैं। तो अब साथियों हमें इस बात को गलत प्रूव करना है कि हम नालायक औलादे नहीं है, हम लायक औलादे हैं।
इसलिए हमें हर व्यक्ति को आंदोलन से जुड़ना होगा, आंदोलन अपने लेवल पे चलाना होगा। हर व्यक्ति को कहना होगा, मानना होगा कि मैं ही काशीराम हूँ, मैं मेरे ही कंधों पर मूवमेंट है। अब हर व्यक्ति को कहना होगा कि मैं ही डॉक्टर अम्बेडकर हूँ, मेरे ही कंधों पर मूवमेंट है। हर व्यक्ति को कहना होगा पेरियार साहब, महात्मा फुले जी मैं ही हूँ। हमें मानना पड़ेगा कि हमें ही करना है, तो होगा साथियों। उनकी तरह जुटना होगा, रात दिन काम करना होगा। दुश्मन रात दिन लगा हुआ है, रात दिन। सुबह 4 बजे से उनकी एक्टिविटी शुरू होती है, 3-4 बजे से। आपने देख लेना एरिया में जाकर के, आसपास अगर उनकी संगठन काम करते होंगे तो 3, साढ़े 3, 4 बजे से उनकी एक्टिविटी चालू होती है। रात 11, 12 बजे तक वो लोग काम करते हैं। उसके बावजूद जबकि व्यवस्था पर पूरी तरीके से उनका नियंत्रण है। 76% भारत में आईएएस जो है वो हमारे नहीं है, जिनसे हमारी लड़ाई है उनके हैं। वो लोग हैं जिन्होंने वही बातें लिखी जो मैंने बताया था अभी। तो क्या वो लोग हमारे लिए काम करेंगे? नहीं करते हैं। आज जो भारत में जो व्यवस्था बनी हुई है कि अधिकारी लोग अपने आप को किंग की भूमिका में महसूस करते हैं। आप जाके देखिए किसी आईएएस अधिकारी से, आईपीएस अधिकारी से, वो आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं। रीजन, वो अपने आप को किंग की तरह व्यवहार करते हैं और भारत के जो मूल निवासी लोग हैं उनको कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। यही है, गलत तो नहीं बोल रहे मैं? बहुत बुरे हालात देश में। जब ऐसे हालात है, हम छोटे छोटे काम भी अगर नहीं करा पा रहे हैं, तो इसका मतलब गुलामी आनी नहीं है, गुलामी आ चुकी है। अधिकार छीन लिए गए तो गुलामी है, आ चुकी है। हमें दिख नहीं रही है, तो हमें जो है अपना तीसरा नेत्र जो है, जो वाम से विचारधारा के आधार पर खोलता है, तो उसको खोलना होगा। हमारे महापुरुषों ने हमें कुछ भी ना सोचे तो हम अपने हमारे महापुरुष जो कह करके गए हैं, उन्होंने जो बातें हमारे सामने रखी हैं, एक एक बात केवल उनको भी फॉलो करते चले जाए तो भी हम जो है इस समस्या से निजात पा लेंगे। 85% लोग, भारत में एक भी मुख्यमंत्री नहीं, उधर साउथ में स्टालिन को छोड़ देता हूं। नॉर्थ इंडिया में कितने प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं? हमारे वैचारिक एक भी नहीं है ना। तो इसके लिए कब करेंगे? जब इंडिया आने वाली है, वो तैयार कर ली गई है, संविधान तैयार किया उन्होंने, तो ये भी समझ लेना कि इंडिया भी तैयार है, पीछे बांधने के लिए झाड़ू भी तैयार है। इस चीज को समझ लेना, गांठ बांध लेना साथियों। साथियों बस जो है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक पॉइंट और बोलूंगा, मैं बताऊंगा। सामाजिक क्रांति व्यवस्था परिवर्तन के लिए वामसिप लगा हुआ है, और कोई भी राजनीतिक क्रांति सामाजिक क्रांति के बगैर संभव नहीं है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सामाजिक क्रांति है क्या है सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति का मतलब हम लोग जो बटे हुए लोग हैं, 6743 जातियां, अभी प्रत्येक जाति के व्यक्ति से मिलो ना, वो कहेगा मेरा समाज। किसी भी जाति मिलो, जाति को समाज कहता है, लेकिन साथियों समाज नहीं है। अभी तो समाज निर्माण हुआ ही नहीं है। अभी देश में हमारे मूल निवासी में जातियां काम करती है, हर व्यक्ति जातीय जुड़ा हुआ है। तो उसकी पहली शर्त है सामाजिक क्रांति की, जब तक हम जाति को छोड़ करके, जाति से ऊपर उठ करके हम लोग समाज नहीं बनेंगे। समाज हमारा क्या है? बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, वो हमारा समाज। जाति हमारा समाज नहीं है। जो लोग जाति को समाज बोलते हैं वो समझ ले इस बात को, जाति पर गौरव करते हैं वो समझ ले इस बात को, जाति का गौरव ही कारण है गुलामी आने का। क्योंकि जाति का गौरव करने के कारण से हम जो समाज निर्माण हमारे महापुरुष ने सोचा था, वो समाज निर्माण नहीं हो पाया जाति से ऊपर उठ करके, जाति को छोड़ करके। तो जब तक हम लोग जाति से ऊपर उठ करके मूल निवासी समाज का कंसेप्ट अपने दिमाग में नहीं डालेंगे कि हम लोग, हमारी असली पहचान क्या है, हमारी असली पहचान, हमारा असली समाज हमारा मूल निवासी समाज है,
तब जाकर के भारत के 85% जो लोग हैं वो एकजुट हो पाएंगे। और 85% लोग अगर एकजुट हो जाते हैं तो एक फूंक भी मारेंगे तो दुश्मन उड़ जाएगा ना। लेकिन उड़ेगा तब जब आपको जाति से ऊपर उठ करके समाज बनना पड़ेगा। तो सामाजिक क्रांति के लिए सबसे पहले जाति को छोड़ करके समाज बनना पड़ेगा। समाज बनने के बाद वैचारिक समाज बनाना पड़ेगा, उसके बाद सामाजिक क्रांति संभव है। अगर हम जाति में फंसे रहते हैं, जाति से ऊपर नहीं उठते हैं, तो और 2000 साल तक काम करते रहो, 5000 साल तक काम करते रहो, सामाजिक क्रांति नहीं हो सकती। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि वीएल महातंग साहब पूरे देश में घूम घूम करके 40 साल लगा दिए। अभी भी मेरे ख्याल से 68 के आसपास उम्र है, फिर भी लगे हुए। मैंने बताया आपको कई राज्यों में घूम के, और अभी भी जो है लगातार लगे हुए। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने लिए ना सही, जो अपने आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको गुलाम बना के उनके गले में हांडी ना टांग दी जाए, उनके पीछे झाड़ू ना बांध दी जाए। कम से कम अपने बच्चों के लिए तो सब लोग काम करते हैं ना, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तो सब काम करते हैं ना। तो अपने लिए ना सही, अपने बच्चों की तरफ देख करके और जो है वैचारिक क्रांति का हिस्सा बने। भाई, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोग क्षमा चाहूँगा अगर कोई मेरे मुंह से कोई गलत बात निकली हो। और धन्यवाद, आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना।